21 जून 1940। केवल कल्पना की जा सकती है कि जर्मन फ्यूरर के मन में कैसी भावनाएं दौड़ रही होंगी जब वह उस रेलवे डिब्बे की ओर बढ़ रहे थे जो हाल ही में संग्रहालय का हिस्सा था। फ्यूरर और उनकी पूरी नात्सी आंदोलन को प्रतीकों में आनंद था और उनके लिए इस विशेष डिब्बे को बाहर लाना और पेरिस के बाहर एक छोटे से स्थल पर ट्रैक पर रखना उस समय पहली विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के धब्बे को फेंकने के उनके धर्म युद्ध में अंतिम प्रतीकात्मक कार्य था। यही डिब्बा और स्थान 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सहयोगियों के साथ युद्ध विराम साइन किया था। हिटलर की नजरों में जो उसके बाद आया वह वर्साय की संधि के तहत लगभग 22 वर्षों का अपमान था और जर्मनिक लोगों को महाद्वीपीय और अंततः वैश्विक वर्चस्व प्राप्त करने से रोकना। अब यह सब कुछ समाप्त होने वाला था। हिटलर ने फ्रांस के जनरल पेटेन से मिलने के लिए गाड़ी में कदम रखा। जर्मनी को हारे हुए और टूटे हुए राष्ट्र से बचाने का अध्याय समाप्त करते हुए अब जर्मनी को विजेता के रूप में फ्रांस के साथ शांति स्थापित करने के लिए केवल 6 सप्ताह में उनकी सेनाओं ने वह प्राप्त किया जो कायसर विल्हेल्म की सेना 4 साल में नहीं कर सकी थी। वेहरमाख्त जर्मन सेना ने फ्रांस की मुख्य रक्षा रेखा को बाहर निकाला और लुफ्तवाफे के समर्थन से फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में हंगामा मचा दिया। कोई भी उन्हें रोक सका नहीं। फ्रांस सहित पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा केवल कुछ महीनों में नाजी शासन के अधीन हो गया था। गाड़ी छोड़कर हिटलर ने अगले कुछ दिनों में अपने नए फ्रांसीसी अधिकार का दौरा किया। पेरिस और एफेल टावर का दर्शन करते हुए उसने अपनी सेना के साथ फ्रांस के उत्तर पश्चिमी बंदरगाह कैले का दौरा किया। फील्ड ग्लासेस के माध्यम से उसने अपनी नई साम्राज्य की सीमा पर जल के शरीर की ओर देखा जो दूरदर्शी में सफेद दीवार की तरह दिखाई दे रहा था। यह डोवर था जहां हिटलर ने अपनी खुद की आंखों से ग्रेट ब्रिटेन को सबसे पहली बार देखा था। अब ब्रिटेन वही एक चीज थी जो उसे और संपूर्ण विजय के बीच में खड़ी थी। यूरोप में अंतिम राष्ट्र जो हिटलर का विरोध करता और अजित रहता था। यहां जर्मन सेना की शक्ति थी जो हिटलर के विजय के बीच की अंतिम बाधा थी। यूरोप में एकमात्र विरोधी राष्ट्र। उसने अपने बहुतायत उपकरण फ्रांस में छोड़ दिए थे जब वह डंकर्क से हट गई थी। जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी वह हिटलर को इंग्लिश चैनल पार करने से नहीं रोक सकी। किनारे की तोपों, जर्मन बमबारी विमानों और यू बोट्स के सामने हवा में रॉयल एयरफोर्स ने लुफ्तवाफे के मुकाबले में संख्या में कमी और फ्रांस में विनाशकारी अभियान के बाद ताकत की पुनर्निर्माण की चुनौती से निपटना पड़ा। उत्साह भरी सफलताओं से प्रेरित होकर जर्मन सेना ने जो अपने अधिकांश उपकरण फ्रांस में छोड़ गई थी उसकी कठिनाइयों का सामना किया। हिटलर यह मान रहे थे कि नवनियुक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के पास शांति की याचना के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह गलत थे। चर्चिल ने स्पष्ट किया कि महान ब्रिटेन नात्सी अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिटलर के सैनिकों को हर इंच के लिए ब्रिटिश द्वीप समूह में लड़ना पड़ेगा क्योंकि चर्चिल और स्वतंत्र दुनिया के लिए समर्पण कोई विकल्प नहीं था। चर्चिल ने ब्रिटिश लोगों को महत्वपूर्ण चेतावनी दी। आने वाले युद्ध की दांव पर होने वाली कीमत, जिसे जनरल वेगांड ने फ्रांस का युद्ध कहा था, वह समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि ब्रिटेन का युद्ध शुरू हो रहा है। यह युद्ध ईसाइयों और समान लोगों की जिंदगी की बचाव पर निर्भर है। इस पर हमारा स्वयं का ब्रिटिश जीवन और हमारे संस्थानों और की लंबी अवधारणा पर निर्भर करता है। दुश्मन की पूरी क्रोध और शक्ति बहुत जल्द ही हम पर मोड़ दी जानी चाहिए। हिटलर जानते हैं कि उन्हें इस द्वीप में हमें तोड़ना होगा या युद्ध हारना होगा। अगर हम उसका सामना कर सकते हैं तो सारा यूरोप मुक्त हो सकता है और दुनिया की जिंदगी चौड़े धूपी उपलैंड्स में आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो पूरी दुनिया
संयुक्त राज्य अमेरिका सहित जिसे हमने जाना और जिसकी हमने परवाह की है, वह सब विकृत विज्ञान की रोशनी से और भयावह और शायद अधिक दीर्घकालिक बनाने वाले एक नए अंधकार युग की गहराई में डूब जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए और इस प्रकार से अपने आप को संभालना चाहिए कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य और उसका कॉमनवेल्थ हमें मरने देता है तो हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति अपने आप को गले लगाना चाहिए और इस प्रकार से अपने आप को संभालना चाहिए कि अगर हजारों वर्षों तक लोग अभी भी कहेंगे यह उनका सर्वश्रेष्ठ समय था। 1940 के जून में ब्रिटेन के पास बहुत सारी आत्मा होने के बावजूद वह एक आक्रमण को रोकने के लिए खराब स्थिति में था। ब्रिटेन और फ्रांस के पश्चिमी सहयोगियों के भीतर प्रमुख मनोवृत्ति लगभग इस धारणा पर ताला गया था कि युद्ध के प्रकोप पर दुनिया स्थिर लड़ाई प्रणाली की दोहराव को देखने वाली थी। इस संदर्भ में 1929 के सितंबर में दोनों देशों का संगठन लगभग वही प्रतिबिंबित करता हुआ लगता था जो 1914 की गर्मी में हुआ था, जब ब्रिटेन ने अंत में जर्मन हमला रोकने के लिए फ्रांस का समर्थन करने के लिए एक और ब्रिटिश अभियानी सेना बनाई। जनरल लॉर्ड गोर्ट की कमान के तहत बीईएफ के उन्नत तत्व 9 सितंबर 1929 को फ्रांस पहुंचे। आने वाले महीनों में यह चुपचाप बढ़ा। फ्रांस और जर्मन सेनाओं के लिए जो फ्रांस की लड़ाई में समर्पित होने वाली थी, यह ब्रिटेन ने जैसे ही युद्ध शुरू हुआ राष्ट्रीय सेवा अधिनियम के साथ लगभग तत्परता से समर्पण करने के लिए तैयार होने वाला था, जिसमें सभी योग्य पुरुषों को 18 से 41 वर्ष की आयु के लिए फ्रांस और जर्मन सेनाओं में सेवा करने की आवश्यकता थी। फ्रांस ने अपनी सेनाएं जर्मनी के सीमा क्षेत्र में संगठित की और मैगिनोट रक्षा रेखा तैयार की, जिसे पेरिस ने जर्मन सेना को फ्रांस से बाहर रखने के लिए माना। फिर भी फ्रांसीसी प्रचार के विपरीत मैगिनोट रेखा फ्रांस की पूर्वी सीमा की चौड़ाई में एक सख्त रक्षात्मक रेखा नहीं थी। ऐसे कई अंतराल थे जहां प्राकृतिक बाधाओं को रक्षा के निर्माण के लिए अनावश्यक माना गया था। यह बेल्जियम की सीमा पर रुक गई। हिटलर ने हमला करके बेल्जियम का पूरा लाभ उठाया। मैगिनोट लाइन को छोड़कर अपनी सेनाओं को फ्रांस में बहाने, महत्वपूर्ण लक्ष्यों को कब्जा करने, सहयोगी सेनाओं को घेरने जो मैगिनोट लाइन से वापस हटने की कोशिश कर रही थीं, और एक शरणार्थी संकट उत्पन्न करने जिसने सभी सहयोगी सैनिक चालों को प्रभावित किया। आकाश में उत्कृष्ट युद्ध नीतियां और विमानों ने जर्मन लुफ्तवाफे को फ्रांस और ब्रिटिश वायुसेनाओं पर शासन करने की अनुमति दी। कई जर्मन लड़ाकू पायलटों ने पहले ही स्पेनिश नागरिक युद्ध में लड़ना सीख लिया था और वे लड़ाकू विमानों की व्यवस्था को लचीला होने का समर्थन करते थे। यह ब्रिटिश युद्ध नीतियों के विपरीत था, जो व्यवस्थाओं पर और नेता के निर्देशों की कठोरता पर अधिक निर्भर थी। जब फ्रांस का युद्ध चल रहा था और हिटलर का अवरोध अपरिहार्य लग रहा था, तब जर्मनों के कारण आरआईएफ को भारी नुकसान हुआ, जो विशेष रूप से एक व्यक्ति के लिए चिंताजनक था। उसका मिशन खुद ब्रिटेन की सुरक्षा करना था। इसका ध्यान रखते हुए उनका नाम एयर चीफ मार्शल सर ह्यू डॉडिंग था और वे आरआईएफ फाइटर कमांड के कमांडर इन चीफ थे, जो सेवा की शाखा हवाई रक्षा के लिए जिम्मेदार थीं। डॉडिंग ने चिंतित होकर फ्रांस की रिपोर्टें पढ़ीं और समझे कि फ्रांस गिरेगा। उन्होंने ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर स्थिति का नकारात्मक मूल्यांकन किया और फ्रांस को अधिक ब्रिटिश लड़ाकू विमान न भेजने की सलाह दी, जानते हुए कि जल्द ही उनके लोग ब्रिटेन के स्वयं के अस्तित्व के लिए एक युद्ध में लगे होंगे। सारांश में उन्होंने लिखा, डॉडिंग को उनकी मर्जी मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ ब्रिटेन के फ्रेंच सहयोगियों को और अधिक विमुख करता, जो पहले से ही युद्ध से बाहर आ चुके थे और अब ब्रिटिश द्वारा परित्यक्त महसूस कर रहे थे। बीईएफ के उत्तरजीवियों को डंकर्क के समुद्र तट तक पहुंचने और डॉडिंग के योद्धाओं को उनके दक्षिण पूर्व इंग्लैंड बेस से निकास करने में उड़ान भरने में सक्षम थे। आरएएफ फाइटर कमांड के लिए यह आखिरी मौका था ब्रिटेन की आने वाली लड़ाई का आकलन करने का। लुफ्तवाफे के प्रमुख हरमन गोरिंग ने हिटलर को वायुसेना के माध्यम से बीईएफ की बचाव टीम को नष्ट करने का आश्वासन दिया था।
बिना जमीनी सेनाओं को समुद्र तट पर लड़ने की आवश्यकता के। हिटलर खुश थे और उन्होंने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया, जहां कुछ जर्मन टैंक समुद्र तट से 15 मील की दूरी पर थे। गोरिंग के योद्धा और बमबारी विमान डंकर्क के तट पर हमला करते थे, लेकिन अब युद्ध में पहली बार वे संगठित प्रतिरोध से भिड़ रहे थे। फ्रांस के विपरीत इंग्लैंड से उड़ने वाले ब्रिटिश योद्धा विमान आमतौर पर जर्मनों की परेशानी के बिना उड़ान भर और गठन कर पाते थे। इसका मतलब है वे डंकर्क पहुंचने पर लड़ने के लिए तैयार थे। कुल मिलाकर फाइटर कमांड रॉयल नेवी के फ्लीट एयर आर्म की एक छोटी सेना के साथ निकासी के समर्थन में 2730 सॉर्टीज उड़ाया। प्रक्रिया में डॉडिंग ने अपने 106 लड़ाकुओं को खो दिया। फिर भी उनकी सेना ने लुफ्तवाफे के हमले को गंभीर रूप से बाधित किया, जिसने लड़ाकुओं और निकासी जहाजों पर रक्षात्मक गनर्स के संयोजन से 240 विमानों को खो दिया। डंकर्क ने लुफ्तवाफे की कमजोरियां एक सक्षम शत्रु के खिलाफ उजागर की और गोरिंग को बीईएफ और बड़ी संख्या में फ्रांसीसी सैनिकों के भागने का दोष दिया। निकासी को ब्रिटिश द्वारा विजय मानी गई, परंतु चर्चिल ने आशावादी मूड के खिलाफ सच्चाई जानते हुए चेतावनी दी। फ्रांस के लिए युद्ध में 60,000 से अधिक पुरुषों की मृत्यु हो गई थी, और जबकि उन्हें बदलने में संविधान ने मदद की, उनका अनुभव आने वाले आक्रमण में खूब याद आएगा। लेकिन उपकरणों की हानि से अधिक चोट पहुंची। बिना अधिक जीवनों की बलि दिए, बिना टैंक, ट्रक और वाहनों को समुद्र तट से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। बिना हथियार के या जर्मन उतरने के क्षेत्रों तक पहुंचने के तरीके के ब्रिटेन के पास 1 मिलियन नए भर्ती होने का कोई फायदा नहीं था। सीधे शब्दों में, जर्मन उतरण क्षेत्र को खारिज करने की संभावना बहुत कम है। 1940 की गर्मी में जर्मनी के आक्रमण के खिलाफ चर्चिल के ब्रिटेन का पक्ष ठोस रूप से था, जो पराजित, खूनी और रस्सी पर था। लेकिन फिर भी चर्चिल के लिए समर्पण कभी भी विकल्प नहीं था। लंदन, 4 जून 1940। हम फ्रांस में लड़ेंगे। हम समुद्रों और महासागरों पर लड़ेंगे। हम बढ़ते विश्वास और बढ़ती ताकत के साथ हवा में लड़ेंगे। हम अपने देश और द्वीप की रक्षा करेंगे, कीमत चाहे जो भी हो। हम समुद्र तट पर लड़ेंगे। हम उत्तरण स्थलों पर लड़ेंगे। हम खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे। हम पहाड़ों में लड़ेंगे। हम कभी नहीं हारेंगे। और यदि, जिसे मैं एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं करता, यह द्वीप या इसका एक बड़ा हिस्सा अधीनस्थ और भूखा हो गया, तो हमारी समुद्र के पार साम्राज्य ब्रिटिश नौसेना द्वारा हथियारबंद और सुरक्षित वह संघर्ष जारी रखेगा, जब तक कि भगवान के अच्छे समय में नई दुनिया अपनी सारी शक्ति और शक्ति के साथ पुराने की राहत और मुक्ति के लिए कदम बढ़ाती है। ब्रिटिश लोगों को सांत्वना मिली कि वाइकिंग्स के समय से उनकी भूमि पर सफल आक्रमण नहीं हुआ था, नौसेना और सम्राटों के विरुद्ध, परंतु वे महसूस कर रहे थे कि देश नष्ट हो गया था। उन्होंने कभी ऐसा खतरा नहीं जाना था, लेकिन बिल्कुल उस सबसे पहले जर्मनों को वास्तव में वहां पहुंचना था। अंग्रेजी चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर 20 मील से कम चौड़ा जल का एक खंड ने जर्मनों को उनके ट्रैक में रोक दिया था। लेकिन सभी जानते थे कि अगर हिटलर को पूर्ण विजय चाहिए थी तो यह संभव नहीं, और इस तरह उन्होंने चैनल पार करने की योजना बनाई। हालांकि आरएएफ को चोट लगी थी, लेकिन यह अभी भी लड़ाई में था, डंकर्क की तरह। और जैसा कि यह 1940 के जुलाई में खड़ा था, समुद्र या हवा द्वारा पार करने की कोशिश करने वाले ब्रिटिश विमानों के हाथों भयानक हानि उठानी पड़ती। जुलाई 1940 तक हिटलर के पास एक वस्त्र बहुतायत में था। समय, उन्होंने निर्णय लिया था कि कब जर्मनी को हथियार बनाना और अपने खोए हुए प्रदेश और लोगों को वापस प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने तय किया था कि उनकी सेनाएं कब पोलैंड जाएंगी, और यह वे थे जिन्होंने पश्चिमी हमले की तारीख तय की थी। लंदन और पेरिस ने फ्रांस की जांच के अलावा अधिकांशतः रक्षात्मक युद्ध चलाया, फ्यूरर के कदमों का जवाब देते हुए शायद उम्मीद कर रहे थे कि शांतिपूर्ण विस्फोटक युद्ध शुरू होने से पहले समझौते पर हो सकती है। हालांकि अब समय उनके विपरीत था। ब्रिटेन के आक्रमण के आगामी अभियान के लिए 2 मुख्य कारकों की बात थी।
युद्ध शुरू होने से पहले मौसम का मामला था। हिटलर ने फ्रांस में विजय प्राप्त की थी जब मौसम ने बड़े आक्रमण बल को अंग्रेजी चैनल को सुरक्षित रूप से पार करने का आदर्श समय प्रदान किया। वास्तव में ब्रिटेन और दुनिया भर के कई लोग सोच रहे थे कि हिटलर ने चैनल को पार करके ब्रिटिश सेना का पीछा क्यों नहीं किया, और जब वे सबसे कमजोर थे तो उनसे संघर्ष क्यों नहीं किया। उत्तर काफी सरल था। हिटलर और उनके जनरलों की अंग्रेजी चैनल पार करने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने कभी ऐसे हमले की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया और अतैयारी में थे। उन्होंने जर्मनी के यूरोप पर प्रभुत्व और ब्रिटेन को शांति स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का अभियान तैयार किया, लेकिन चर्चिल के युद्ध जारी रखने के संकल्प ने जर्मनी को बड़े समुद्री हमले की जल्दी योजना बनाने पर मजबूर किया। हिटलर और उनके सैनिक अधिकारियों ने हमले की योजना का विवरण बनाया, जर्मनी ने वही किया। जर्मन अधिकारियों ने नदियों और बंदरगाहों की तलाशी और जब्ती शुरू की, जिन्हें जहाजों के बेड़े के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और उन्हें डच और फ्रेंच बंदरगाहों में बेचने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक बड़ी निर्माण योजना शुरू की गई थी, जिसमें सैनिकों और उपकरणों को पार करने के लिए बार्ज बनाई गई थीं। हिटलर द्वारा निर्धारित संख्या को पूरा करने के लिए बेल्जियम, डच और फ्रेंच बढ़ई और नाव निर्माताओं को जर्मनों ने ठेके पर लिया। हिटलर द्वारा कल्पित आवश्यक संख्या को पूरा करने के लिए बेल्जियम, डच और फ्रेंच बढ़ई। दुर्भाग्य से हिटलर के लिए इस आर्माडा को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, जो उनके अवसर को समाप्त कर देगा। उन्होंने अगस्त मध्य को आक्रमण की तारीख निर्धारित की, जो लॉजिस्टिक प्रयासों के मद्देनजर महत्वपूर्ण लक्ष्य था। जर्मन हाई कमांड जानते थे कि आक्रमण में देरी करने से मौसम की खराबी और सैनिकों के लिए बार्जों में खतरा होता है, जैसा कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड पहुंचने पर ब्रिटिश रक्षकों से होता है। जर्मन सेना भी आक्रमण में शामिल थी, लेकिन जर्मन सेना इसमें शामिल नहीं थी। वाहन, बंदूक, गोलियां और विमान उत्पादन करके उनकी सेनाओं को पुनः स्टॉक करने में मदद कर रहे थे। सचमुच हिटलर के स्टाफ का यह एकमत नजरिया था कि रॉयल एयरफोर्स को पहले ही नष्ट करना होगा, अन्यथा आक्रमण शुरू नहीं होगा। फिर भी यदि लुफ्तवाफे ने ब्रिटिश विमानों की संख्या को पार किया, तो भी एक ब्रिटिश विमान 40 जर्मन सैनिकों के बार्ज को नष्ट कर सकता था। इसे बार बार दोहराएं। साथ ही रॉयल नेवी द्वारा चैनल में आत्मघाती हमले की संभावना, जितना संभव हो सके अधिक नुकसान करने के लिए तैयार, और अंग्रेजी चैनल लग रहा था कि दोनों पक्षों के रक्त से लाल हो जाएगा। जर्मन लुफ्तवाफे के प्रमुख होने के नाते हरमन गोरिंग को फिर से आरएएफ को नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हिटलर के आंतरिक समूह के अन्य सदस्यों के विपरीत आगामी युद्ध की चिंता में उन्हें यह कार्य पसंद था। गोरिंग अभी भी अपनी वायुसेना की डंकर्क में ब्रिटिश नौसेना पर हमले की विफलता से परेशान थे, और अब उन्हें हिटलर के लिए ब्रिटेन का द्वार खोलने का अवसर मिला था। रॉयल नेवी से धमकियों के लिए उसे नष्ट करना जर्मन क्रिग्समरने के प्रमुख एडमिरल एरिच राडर के सिर पर गिरा। राडर और उनकी सेवाएं भी गोरिंग और लुफ्तवाफे के समान उच्च कोटि की थीं। रिवर प्लेट की 13 दिसंबर 1939 की लड़ाई में जर्मन पॉकेट युद्धपोत ग्राफ एसपी के कप्तान को उनके जहाज को डुबोने के लिए धोखा दिया गया था, जिसने उनके रिकॉर्ड पर दाग छोड़ा। गोरिंग के विपरीत राडर के पास यू बोट्स की फ्लीट थी, जो पहले से ही ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, युद्ध सामग्री को डुबोती और ब्रिटेन की साम्राज्यिक लड़ाई में बाधा उत्पन्न करती थी। हिटलर को यह पसंद था। युद्ध ने जर्मनी को ताजगी संसाधनों की अनुमति दी, और उसने राडर को अपने महत्वाकांक्षी युद्धपोत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। राडर ने फ्यूरर को यह दोहराने के लिए मजबूर किया कि युद्ध जर्मन नेवी के लिए 5 साल पहले ही आ गया था, जो ब्रिटिश होम फ्लीट के मुकाबले में महत्वपूर्ण नुकसान था, और ब्रिटिश संख्याओं ने पहली विश्व युद्ध में जुटलैंड की लड़ाई का फैसला किया।
ज्ञान से हथियार बंद राडर ने योजना तैयार की, जिसमें उत्तीर्ण नौसेना को जर्मन आक्रमण बल से दूर रखने और उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं होने का प्राथमिकता दी। वह एक साधारण यात्रा की योजना थी। आक्रमण के पहले दिनों में उनकी सतही नौसेना अनिवार्य रूप से उत्तरी सागर में दिखाई देगी। मानते हुए कि ब्रिटिश काफिलों को ढूंढ रहे हैं, रॉयल नेवी अपने युद्धपोतों को उन्हें रोकने के लिए भेजेगी, जिससे वे ब्रिटिश द्वीप से दूर चले जाएंगे और जर्मनी को आक्रमण शुरू करने का समय मिलेगा। समय समय पर आक्रमण बल के मार्ग के पूर्व और पश्चिमी पंखों पर जर्मन नावें उच्च विस्फोटक खदानों का एक घातक सुरक्षात्मक जाल बुनेंगी, जो ब्रिटिश प्रयासों को और अधिक देरी करेगी जब वे समझेंगे कि राडर की सतही नौसेनाएं वास्तव में बहरूपीय हैं। जर्मन विमान और यू बोट्स भी रॉयल नेवी के जहाजों के खिलाफ हमले करेंगे। जब वे चैनल में भाप डालने की कोशिश करेंगे, उन्हें बम और टॉर्पीडो के साथ कम करते हुए। आक्रमण बल की सुरक्षा के लिए योजनाएं अच्छी तरह से तैयार थीं, लेकिन वास्तविक आक्रमण के विवरण अब भी जर्मन शक्ति के सभागारों में तैयार किए जा रहे थे। जर्मन हाई कमांड की योजना बनाने में विभिन्न समस्याएं आ रही थीं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती उनके शामिल होने वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व, राय और अहंकार था, जो मामलों को जटिल बना रहा था। हिटलर आधिकारिक रूप से जर्मन सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता थे और उन्हें इस अराजकता में क्रम लाना चाहिए था। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था। हिटलर के अनम्य प्रणाली के कारण उनकी सशस्त्र बलों की कमान की समस्या यह थी कि उनके जनरलों को हर महत्वपूर्ण मामले पर उनके माध्यम से जाने की आवश्यकता थी, जिससे वे उस समय कार्य नहीं कर पाते जब वह मौजूद नहीं होते, जैसे कि जब वह पेरिस में सैर कर रहे होते। उन्होंने जर्मन सैन्य की विभिन्न शाखाओं की राय पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की बजाय अक्सर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे कार्यवाही और भी जटिल हो गई। इसके बजाय वे उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम नहीं चुन पाए। जर्मन सेना को ब्रिटेन में कहां उतरना, पहली लहर की आकार, आपूर्ति का तरीका और उद्देश्यों पर विचार करना पड़ा। यह घटना थी कि आक्रमण बल कितना बड़ा होना चाहिए। जब उन्हें चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, स्कैंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप में जर्मनी के अधिग्रहित क्षेत्रों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ा। क्या फ्रांसीसी, उदाहरण स्वरूप, ब्रिटेन के लिए जर्मन सैनिकों के विस्तार को खत्म करने और मूलतः जर्मन सेना को चोट पहुंचाने का अवसर मानेंगे? अंततः ब्रिटेन को कैसे हराने का प्रश्न उठता है जब वहां डाउनिंग स्ट्रीट पर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है जो अपने देश के हर इंच ब्रिटिश भूमि के लिए लड़ने का संकल्प रखता है। इस प्रकार जबकि हिटलर ने जुलाई 16, 1940 को आक्रमण को मंजूरी दी, तब भी बहुत कुछ था जिसे गोरिंग ने हिटलर द्वारा निर्धारित 30 दिनों के भीतर RAF को नष्ट करने से पहले सुलझाना था, जिसने पूरे ऑपरेशन को सी लायन कोड नाम के तहत सौंपा था। सदियों पहले शब्द लिखे गए थे सत्य और न्याय के वफादार सेवकों के लिए एक आह्वान और प्रेरणा के रूप में। खुद को शस्त्राग्रस्त करें और आप वीर पुरुष बने और संघर्ष के लिए तत्पर रहें, क्योंकि हमारे लिए युद्ध में मरना हमारे राष्ट्र और हमारे वेदियों की अपमान को देखने से बेहतर है। महायुद्ध में विमानों ने जमीन पर हो रहे युद्धों के प्रति अधिकांशतः सहायक भूमिका निभाई। हालांकि युद्धांतर के वर्षों के दौरान जब विमान और हवाई हथियार परिपक्व हो रहे थे, तो जल्दी से समझा जा रहा था कि भविष्य में वायु शक्ति की भूमिका बढ़ने वाली है। शायद यहां तक कि भूमि और समुद्र को सबसे निर्णायक अखाड़ा मानते हुए भी उसे पार कर देगी। इस प्रकार विश्व भर की वायु सेनाओं के लिए अपनी वायु सुरक्षा में निवेश करना आवश्यक हो गया और रॉयल एयर फोर्स में इसने 14 जुलाई 1936 को फाइटर कमांड की सृष्टि की ओर ले गया। फाइटर कमांड का कार्य था विमानों के माध्यम से दुश्मन को वायु शक्ति के लाभ से वंचित करना और उसकी वायुसेना को हवा में नष्ट करना। शुरुआत से ही फाइटर कमांड के नेतृत्व का दायित्व एयर चीफ मार्शल सर ह्यू डोडिंग ने संभाला। पुरुषों द्वारा स्टफी के नाम से प्यार से पुकारे जाने वाले डॉडिंग उनके गंभीर स्वभाव और हास्य की कमी के बावजूद एक अत्यंत प्रतिभाशाली नेता थे। वे नई युद्ध की उम्र के लिए थे जो आ रही थी और उनका नेतृत्व योगदान महत्वपूर्ण होगा। डॉडिंग की क्षमता थी कि वे अपनी कमांड की सभी जटिल संपत्तियों को एकजुट करके
एक संगठित बल बना सकते थे जिसे दुश्मन पर ला सकते थे। उनका निष्कपट रवैया उन्हें हर परिस्थिति का तीव्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण देता था, जिससे वे दबाव में भी संयमित रह सकते और अपनी संपत्तियों का पूरी प्रभावशालीता से उपयोग कर सकते थे। युद्ध के प्रकोप में विधवा डॉडिंग, जो अपनी बहन के साथ रह रहे थे और जिनकी देखभाल वह कर रही थी, RAF बेंटली प्रायरी के अपने मुख्यालय में सेवानिवृत्त होने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फ्रांस की स्थिति खराब होने पर वे रहने के लिए प्रोत्साहित हुए। डॉडिंग को फाइटर कमांड की हानियों से चिंता थी, क्योंकि वह देख रहे थे कि फ्रांस गिर रहा है, जबकि ब्रिटिश सरकार के अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसने उन्हें विवादास्पद सुझाव देने के लिए उकसाया कि फ्रेंच के लिए साधारण इशारे पर और अधिक लड़ाकुओं की बलि न दें। आने वाले युद्ध में बदलाव की जरूरत देखते हुए चर्चिल ने लॉर्ड बीवरब्रुक से पूछा कि क्या वे केवल विमान निर्माण के लिए एक नई सरकारी मंत्रालय का नेतृत्व करेंगे। इस निर्णय ने सरकार में कई लोगों के भौहें उठा दिए, चर्चिल और बीवरब्रुक के विभिन्न मुद्दों पर बार बार टकराव की वजह से। अपने निर्णय की व्याख्या करते हुए चर्चिल ने माना कि उन्होंने न सिर्फ बीवरब्रुक का सम्मान किया, बल्कि उनकी कार्यक्षमता की भी प्रशंसा की, जिसने उन्हें आदर्श बना दिया। 14 मई 1940 को बीवरब्रुक ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया। इतनी जल्दी थी कि एक उचित प्रशासनिक भवन के स्रोत होने से पहले बीवरब्रुक ने अपने सभी काम अपने देशी एस्टेट से किए। बीवरब्रुक ने, जानते हुए कि लड़ाकू विमान आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण होंगे, देश के विमान उत्पादन को इस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनकी योजना थी कि विमान उत्पादन को शुरुआती समय के मुकाबले 250% बढ़ाया जाए, लेकिन इस उच्च लक्ष्य को पूरा करने में समय लगेगा, क्योंकि कारखानों को पुनः उपकरणित करना पड़ा। 1930 के दशक के अंत में जब यूरोप में युद्ध की संभावना बढ़ी, तो ब्रिटेन ने RAF को नए और अधिक प्रभावशाली लड़ाकू विमानों के साथ अद्यतन करने के लिए पुनर्युद्ध कार्यक्रम आरंभ किया। उन्हें अच्छा होना अनिवार्य है। जर्मनी इतिहास में पहली बार महान लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही है, जो भविष्य के सैन्य संघर्ष में आसमान का नियंत्रण करेगा। मेसरश्मिट BF 109 1930 के मध्य में लड़ाकू प्रौद्योगिकी की सबसे अग्रणी थी, जिसने उच्च गति वाले मोनोप्लेन की नई नस्ल की शुरुआत की थी, जो अपने B-प्लेन पूर्वजों के चारों ओर घूम सकते थे। ट्विन इंजन वाले BF 110 हैवी फाइटर और फाइटर बॉम्बर ने जोड्ढा लुफ्तवाफे की बड़ी उम्मीदें थीं। BF 110 अनुकूलनीय और विभिन्न भूमिकाओं को संभालने में सक्षम होगा, नाक में भारी फायर पावर और पिछले कॉकपिट में दूसरे क्रूमैन के पास हमलावर पर गोली चलाने की रक्षात्मक बंदूक रखेगा। ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी कि 2 समान योग्य लड़ाकू विमान उत्पादित करें। इतिहास में कुछ ही विमान हैं जो सुपरमरीन स्पिटफायर की तरह दुनिया की कल्पना को अपने में समेटे हैं। इसकी स्मूथ लाइनों और विशेष रूप से नुकीले पंख के टिप्स को कई लोग कला और इंजीनियरिंग के समान मानते हैं। लगभग हर पायलट जो कॉकपिट में चढ़ा प्यार में था, और स्पिटफायर भी था। प्रतिभाशाली इंजीनियर RJ मिचेल ने स्पिटफायर का डिजाइन किया था, जो युद्ध से पहले ही चल बसे थे। स्पिटफायर वहां से आया था जहां भूमि आधारित योद्धाओं का निर्माण समुद्री विमानों से अधिक होता था। हालांकि सुपरमरीन 1920 और 30 के दशक के स्पीड रिकॉर्ड सर्किट का एक प्रमुख खिलाड़ी था, और यही तेज मशीनों की खोज थी जिसने स्पिटफायर को तत्काल ही उच्च प्रदर्शन पेडिग्री प्रदान की। युद्ध की शुरुआत से पहले जर्मन पायलटों ने स्पिटफायर को उड़ती हुई स्पोर्ट्स कार कहा, लेकिन उन्हें जल्दी ही यह समझना पड़ा कि यह विमान वास्तव में एक 100 नौ की सर्वोच्चता को खतरे में डाल सकता है। स्पिटफायर द्वारा आनंदित इस स्पोर्ट्स कार तुलना के विपरीत हॉकर हरिकेन ने एक अधिक उपयोगी दिशा प्रस्तुत की। यह एक लड़ाकू विमान था जिसे कुत्ते की लड़ाई में सजा देने और जरूरत पड़ने पर इसे सहन करने के लिए बनाया गया था, और यही वह था जो इसने किया। ब्रिटिश इंजीनियरिंग के सर सिडनी कैम द्वारा डिजाइन किया गया हरिकेन की वंशावली सफल B-प्लेन लड़ाकू और हल्के बम्बरों जैसे हॉकर निम्रोद और फ्यूरी से उत्पन्न हुई थी, जिनमें सभी का एक समान डिजाइन दिखावा उनके फ्यूजलाज में होता है। 1937 के दिसंबर में स्पिटफायर से 8 महीने पहले RAF सेवा में शामिल हुए। हरिकेन पहला ऑपरेशनल लड़ाकू विमान था जो 300 मील प्रति घंटा से अधिक की उड़ान कर सकता था,
और जबकि स्पिटफायर ने प्रचार फिल्मों में बहुत अधिक स्पॉटलाइट हासिल की हो सकती है, यह तथ्य कि केवल 10 स्क्वाड्रन स्पिटफायर की तुलना में एक कमांड से लड़ने के लिए 18 हरिकेन स्क्वाड्रन उपलब्ध थे, इसका मतलब है कि ब्रिटेन के वायु रक्षा का एक महान हिस्सा सीधे हरिकेन पायलटों के कंधों पर था। दोनों विमानों के डिजाइनर और निर्माताओं ने अलग अलग तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपने विमान बनाए। हरिकेन में फ्यूजलाज स्किन उदाहरण के रूप में था। विधि में लकड़ी और धातु के फ्रेम पर डोप किए गए लिनन का परीक्षण हुआ, जबकि स्पिटफायर में पूरी धातु का शरीर था। एक निरीक्षक ने प्रोटोटाइप को टिन से बना हुआ घोषित किया। आरएएफ के विमानों के मानकीकरण के लिए दबाव ने संभवतः आपूर्ति श्रृंखला पर बोझ कम करने के लिए दोनों विमानों को कुछ घटकों का साझा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप समान शक्तियां और कमजोरियां प्राप्त हुईं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों विमानों ने रोल्स रॉयस मर्लिन 12V12 इंजन को अपनाया, जिसका नाम लोकप्रिय धारणा के विपरीत अर्थुरियन लीजेंड के जादूगर से नहीं बल्कि फाल्को कोलंबेरियस शिकारी पक्षी से लिया गया है। 1930 के दशक में रेसिंग सर्किट से उत्पन्न मर्लिन 100 ऑक्टेन ईंधन का उपयोग करके 1310 हॉर्स पावर पर चलाया जाता था। स्पिटफायर मार्क आई विमान को 18,600 फीट की ऊंचाई पर 360 किमी घंटे की अधिकतम गति मिल सकती थी, जो BF 109E से केवल 3 किमी घंटे कम थी, जो 1940 में लुफ्तवाफे ने मैदान में उतारा था। हरिकेन अपने मोटे पंखों के साथ 322 किमी घंटे की गति पर पिछड़ गया था। हालांकि BF 109 को दोनों विमानों की तुलना में अधिक चढ़ाई दर मिली थी। हालांकि जब 1009E के इंजन DB 610 के समकक्ष तुलना की गई तो प्रारंभिक मर्लिन्स के प्रदर्शन में एक गंभीर कमी आई। जबकि जर्मन DB 701 में ईंधन इंजेक्शन था, मर्लिन अब भी कार्ब्यूरेटर का प्रयोग करता था। ईंधन को सिलेंडर में नीचे बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की जरूरत होती थी। एक स्पिटफायर या हरिकेन उलटने, रोल करने या नाक नीचे करने पर ये शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते और ईंधन से वंचित हो जाते, जिससे इनकी शक्ति कम हो जाती। ये कुत्ते की लड़ाई में घातक परिस्थिति हो सकती है। मैदान में समस्या सुधारने के लिए प्रयास, जैसे पायलटों को रोल करना सिखाने, लेकिन इससे जर्मन पायलट को भागने के लिए अधिक समय मिल जाता। दोनों विमानों की एक साझी विशेषता थी 8 ब्राउनिंग मशीन गन, जो मध्य 1930 के दशक में जब इस्तेमाल किए गए थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। यह प्रारंभिक मॉडल BF 109S की दोगुनी शक्ति थी, परंतु 1940 की गर्मी तक इसे नुकसान भी उठाना पड़ा। दुनिया भर में उस समय के विमान गण मुख्य रूप से सेना द्वारा नियोजित मशीन गन के वेरिएंट थे और RAF की ब्राउनिंग भी अलग नहीं थी। इस प्रकार वे ब्रिटिश सेना के मानक 303 दौर के लिए चैम्बर किए गए थे। फिर भी राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में लॉजिस्टिकल टीम का बोझ कम करने के लिए एक गोली सभी के लिए उपयुक्त। दुर्भाग्यवश 1929 में भारी आर्मर और स्वयं सीलिंग ईंधन टैंक जैसे बॉम्बर डिजाइन में अधिक उत्पादन के आगमन के साथ 303 दौर वायु से वायु भूमिका में अपनी प्रभावशीलता खो रहा था। 8 बंदूकों से लक्ष्य भेदने ने प्रभाव को मजबूत किया, परंतु वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव की जरूरत थी। जर्मनों ने भी इसे समझ लिया था और इसलिए उन्होंने अपने BF 109ES में पंख माउंट की गई मशीन गन को 20 मिमी कैनन के साथ बदलना शुरू कर दिया, जो एक सॉलिड गोली की जगह एक आगजनी या विस्फोटक शैल चलाता था, जिसने उनकी मौत की क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। और यही एक कारण था कि लुफ्तवाफे लड़ाई बल महाद्वीपीय यूरोप पर इतना प्रभावी था। BF 109 की तुलना में इन सभी कमियों के बावजूद भी ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने उच्च मोड़ने की दर में शानदार प्रदर्शन किया। युद्ध के उग्रता से पहले ब्रिटिश योजनाकारों ने जर्मन हवाई हमलों का सामना करते समय एक संघर्ष की योजना तैयार की, जिसमें स्पिटफायर्स उच्च प्रदर्शन का उपयोग करके जर्मन BF 109 एस्कॉर्ट्स पर हमला कर उन्हें बॉम्बर्स से दूर खींचेंगे। इससे हरिकेन्स को हमले करने की अनुमति मिलेगी। हरिकेन अधिक स्थिर गन प्लेटफॉर्म होने के कारण जिसकी बंदूकें साथ में माउंट की गई होती हैं, जिससे पायलट को उसकी आगबाजी को बेहतर केंद्रित करने की सुविधा मिलती है। जर्मन बॉम्बर के प्रमुख क्षेत्रों पर लड़ाई में योजनानुसार चीजें शायद ही बरकरार रहती हैं।
पुराने युद्ध तकनीकों को त्यागते हुए नए पायलट 10 घंटे के मूल उड़ान प्रशिक्षण के बाद उच्च प्रदर्शन योद्धाओं में शामिल हो गए थे। यह फाइटर कमांड को आधुनिक वायु युद्ध के कठिन सबक सीखने के लिए प्रेरित करता था। हालांकि हम इन दोनों विमानों को सबसे आम तौर पर ब्रिटेन की लड़ाई से जोड़ते हैं, लेकिन वे ब्रिटिश द्वारा उत्पन्न किए गए केवल प्रकार नहीं थे। लड़ाई का सबसे अद्वितीय योद्धा बोल्टन पॉल डिफाइंड टरेट योद्धा था, जैसा कि नाम सुझाता है, जिसने अपने मुख्य हथियार के रूप में 4 ब्राउनिंग्स को पायलट के पीछे एक घूर्णन टरेट में रखा। डिफाइंट नामक भारी मशीन का युद्ध अन्य योद्धाओं से अलग था। टरेट विमान की निर्देशन की परवाह किए बिना यह बंदूकों को व्यापक दृष्टि क्षेत्र में ला सकता था। युद्ध जीतने वाला लाभ जर्मन योद्धा पायलटों द्वारा नीचे और सामने हमला करने के सीख जाने पर रद्द हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उनका एस्कॉर्ट के खिलाफ उपयोग कम हो गया। हालांकि उन्होंने बमबारी नष्ट करने में सफलता पाई जब उन्हें अप्रतिस्पर्धी हमला करने की अनुमति दी गई। अतिरिक्त कम संख्या में ग्लोस्टर ग्लेडिएटर्स थे, आरएएफ का आखिरी द्विपक्षीय विमान। अत्यंत चुस्त और धीमे हथियारों से सज्जित योद्धा ब्रिटेन की छोटी रक्षा में भागीदारी करेगा। माल्टा की रक्षा और उत्तरी अफ्रीका में वह विशेष महत्व प्राप्त करेगा। योद्धाओं का होना तो एक बात थी, पर उन्हें कहां भेजना यह अलग बात थी। आगामी युद्ध में फाइटर कमांड का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण रडार प्रवेश करे। रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग का संक्षेप रडार 1940 में अभी नई प्रौद्योगिकी थी, पर इसने फाइटर कमांड की रक्षात्मक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। ब्रिटेन कोई तरीका नहीं था कि केवल रडार प्रौद्योगिकी के साथ देश था, लेकिन यह दौडिंग के फाइटर कमांड का तरीका था जो आने वाले दिनों में इतना महत्वपूर्ण साबित होगा। जर्मन रडार को दूरबीन के समान उपयोग करते थे दुश्मन विमानों की पहचान के लिए। वहीं दौडिंग ने चेन होम नामक एक जटिल रडार स्टेशनों का नेटवर्क बनाया, जिससे आने वाले हमलों की सूचना केंद्रीय मुख्यालय को दी जा सके, जो उस क्षेत्र के सभी फाइटर संचालन के लिए जिम्मेदार थे। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, जिसमें लंदन शामिल है, की सुरक्षा के लिए एयर वाइस मार्शल कीट पार्क द्वारा कमांडित संख्या 11 समूह आरएएफ उक्सब्रिज में स्थित जर्मन हमलों का सामना करेगा। यह संख्या 10 समूह द्वारा समर्थित होगा जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड को कवर करता है, और संख्या 12 समूह जो मिडलैंड्स और पूर्व एंग्लिया का कवरेज करता है। प्रत्येक समूह कमांडर को अपने नियंत्रण कक्ष से घटनाओं का विस्तृत दृश्य मिलता था, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता मिलती थी। उदाहरण के लिए, पहले की प्रथा के अनुसार एक जर्मन बल के पीछे हर विमान को भगाने के बजाय वे अब इसे संभालने के लिए केवल पर्याप्त भेज सकते थे। इस प्रकार अन्य स्क्वाड्रन को पीछे रखते हुए यदि पहले देखे गए जर्मन बल एक बड़े हमले का हिस्सा थे। विशेष रूप से बड़े छापे के सामने डॉर्डिंग, आरएफ, बेंटली प्रायोरी के प्रमुख अपने भगवान की दृष्टि से पड़ोसी समूहों से विमानों की सहायता के लिए विमान तैनात कर सकते थे। ये डॉर्डिंग के संगठनात्मक कौशल की चमक थी। इसने एक जटिल लेकिन लचीली वायु सुरक्षा नेटवर्क बनाया जो हमलावरों के खिलाफ जितनी संभव हो सके अधिक बल लाने के लिए, और यह इतना नवीनतम था कि इसने आज के आधुनिक एकीकृत वायु सुरक्षा प्रणालियों की नींव रखी। रडार की कमी यह थी कि वह डॉर्डिंग को जर्मन हमले का आकार और संरचना स्पष्ट नहीं कर सकता था। काम विशेष प्रशिक्षित रॉयल निरीक्षक कोर के हाथ में था, जो अक्सर चट्टानों, पहाड़ों और इमारतों पर दूरबीन के साथ बैठकर जर्मन विमानों का निरीक्षण करते और अपने देखे हुए तथ्यों को डॉर्डिंग को वापस देते थे। स्वाभाविक रूप से बिना जोखिम के ऐसा जटिल नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नियंत्रकों को दोस्त और दुश्मन विमानों में भ्रम हो सकता था। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश लड़ाकू विमानों में एक रेडियो उपकरण लगाने की शुरुआत की गई, जिसे IFF कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहचान दोस्त या दुश्मन। 6 दिसंबर 1939 को लड़ाकू कमांड के युद्ध के तीसरे दिन 2 स्पिटफायर्स ने झूठे अलार्म स्क्रैम्बल के दौरान 2 हर्रिकेन्स को मार गिराया, जिसका नतीजा एक हर्रिकेन पायलट की मृत्यु हुई। इसी कारण ऐसे उपकरण की जरूरत तेजी से बढ़ गई। दुर्भाग्यपूर्वक लड़ाकू कमांड के सभी विमानों में IFF सेट नहीं था और कुछ पायलट इसे ले जाने को नहीं चाहते थे क्योंकि यह विमान के वजन को बढ़ाता था।
संगठनात्मक रूप से डॉडिंग और लड़ाकू कमांड तैयार थे, परंतु सामग्री की कमी के चलते बीवरब्रुक की सहायता के बावजूद पुनः निर्माण और नए पायलटों की प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी थी। यह स्थिति नए पायलटों को अनुभवी जर्मन एसएस के खिलाफ युद्ध करने के लिए कम तैयार बनाती थी, लेकिन वहां समय नहीं था। ब्रिटेन का युद्ध शुरू होने वाला था। एक जुलाई 1940 को हिटलर की सेना ने ब्रिटिश चैनल द्वीपों पर उतरा। फ्रांस के नजदीकी के कारण ब्रिटिश के पास उन्हें रोकने का बहुत कम समय था। फिर भी ब्रिटिश शिपिंग जर्मन ध्वज के अधीन चैनल की एक ओर होने के बावजूद लंदन में माल लोड और अनलोड करने के बाद थेम्स नदी के दक्षिण की ओर जा रही थी। उनकी सुरक्षा के लिए ये जहाज ब्रिटिश नष्टकर्ताओं और गनबोट्स द्वारा सुरक्षित काफिलों में यात्रा करते थे। अटलांटिक समुद्र के खुले हिस्से में जितना निकटतम ब्रिटिश पक्ष के पास जाते थे। हिटलर के आक्रमण का फैसला करने से पहले ही गोरिंग ने वे काफिले और वे बंदरगाह नष्ट करने का अभियान शुरू करने का फैसला किया था जिनसे वे निकले थे। उनका कहना था कि इससे ब्रिटिश नौवहन यातायात को नुकसान होगा, साथ ही आरएएफ के विमानों को बीएफ 109 पायलटों के सामर्थ्य के सामना करना पड़ेगा। जुलाई में शुरू होने वाले कई संघर्ष और छापेमारी हो चुकी थीं, लेकिन 10 जुलाई को गोरिंग एक गियर ऊपर बढ़ेंगे। 10 जुलाई को ही ब्रिटेन का युद्ध शुरू होगा। उस सुबह भारी बादल अंग्रेजी चैनल को ढक लेते थे। नॉरफॉक में आरएफ कोल्टिशॉल के आधार पर 67 स्क्वाड्रन को 730 घंटे में वेस्ट बेकहम में रडार द्वारा संसूचित एक अकेले विमान की जांच के लिए उनके 3 स्पिटफायर्स को उड़ान भरने का कॉल मिला। पायलट अधिकारी चार्ल्स कुक नेतृत्व के तहत 3 स्पिटफायर पायलटों को यह अनुमान नहीं था कि वे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत कर रहे थे। घने बादल को छोड़ उन्होंने 10,000 फीट पर अतिक्रमणकारी को देखा और उन्होंने एक डोर्नियर 17 ट्विन इंजन बॉम्बर की धमकी भरी पतली छाया की पहचान की। युद्ध से पहले उड़ती पेंसिल के नाम से विख्यात डोर्नियर, जिसका लंबा पतला फ्यूजलाज अधिकतम गति देने के लिए डिजाइन किया गया था, लुफ्तवाफे की बॉम्बर त्रियों में सबसे पुराना था। आरएएफ के फाइटर पायलट्स को केवल विमान को देखकर ही पता चल गया कि वह एक रेकी मिशन पर है, संभवतः मौसम का मूल्यांकन कर रहा है, जिसके बाद हमले का आदेश दिया जाता है। कुक और उनके सेक्शन ने हमला किया, बॉम्बर को गोलियों से भर दिया, जबकि जर्मन पायलट्स टाल मटोल कर रहे थे। हालांकि सब बेकार था और निराशाजनक बॉम्बर ग्रेट यारमाउथ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इससे पहले कुक के विमान को मुठभेड़ में जर्मन की एक गोली से युद्ध चिन्ह मिला, जिसने उनकी विंड स्क्रीन तोड़ दी और उन्हें कोल्टिशोल में ठंडी हवा में वापस उड़ाने पर मजबूर किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआती दौर था। 10,000 घंटों पर एक घूमता डोर्नियर 17 ने वह चीज पाई जिसकी लुफ्तवाफे की तलाश थी, ब्रेडकोड नाम वाला चैनल काफिला जो उत्तरी फोरलैंड से समुद्री यात्रा कर रहा था। रडार ने जर्मन बॉम्बर का पता लगाया और नंबर से 6 स्पिटफायर्स को भेजा। आरएएफ मानस्टन पर आधारित 74 स्क्वाड्रन की देखभाल के लिए भेजा गया, लेकिन डोर्नियर अकेला नहीं था। तहकीकात के प्रयास का समर्थन करते हुए 30 मेसरश्मिट बीएफ 109 की उड़ान चैनल पर घूम रही थी, जो स्पिटफायर पायलट्स के लिए भयावह थी, जिन्होंने 2 इंजन वाले विमान पर हमले का दबाव बनाए रखा। डोर्नियर को नीचे लाने का प्रयास करने पर भी बीएफ 109 की बड़ी संख्या ने उन्हें रोक दिया, जिससे जर्मन बॉम्बर भाग गया और लड़ाकू विमान मार्गेट के समुद्र तटीय शहर के लिए छोड़ दिए गए। विमानों को क्षति होने पर भी सभी को अपने बेस पर वापस जाने में सफलता मिली। अन्यत्र डोवर के पास बीएफ 109 के साथ संघर्ष के लिए अधिक स्पिटफायर उड़ान भर चुके थे। संक्षिप्त युद्ध में जर्मनों ने वापसी से पहले एक स्पिटफायर खो दिया था। जर्मन जागरूक होने का ज्ञान होना। दस्तों के नंबर के बारे में काफिले के स्थानों पर 11 समूह ने आगामी के लिए तैयारी की। 1330 घंटे पर रडार स्टेशनों ने देख लैस के ऊपर उड़ते हुए बड़ी जर्मन विमान बल का पता लगाया। 26 डोर्नियर 17 और 40 मेसरश्मिट बीएफ 110 ट्विन इंजन फाइटर बॉम्बर्स कारवां के हमले के लिए रास्ते में थे, जिन्हें 2-4 बीएफ 109 द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी। यही वह था। यह ब्रिटेन की लड़ाई में फाइटर कमांड का पहला वास्तविक परीक्षण था। सबसे पहले स्थल पर हॉकर हरिकेन्स नंबर के थे। 111 स्क्वाड्रन ने खुद को एक बड़े वी फॉर्मेशन में बनाया।
वे सबसे कम सुरक्षित जर्मन बॉम्बर फॉर्मेशन की ओर सिराने डाइव करने से पहले डोर्नियर्स पर हमला करते हैं। हरिकेन पायलट बेन बोरिंग की गवाही के अनुसार उन्हें एक हरिकेन फॉर्मेशन के दरमियान एक डोर्नियर पायलट दिखाई दिया जो घबराया हुआ अपनी सीट से उठकर भाग रहा था, जिसे उन्होंने संघर्ष की संभावना समझा। हरिकेन्स ने इस तकनीक का उपयोग करके बॉम्बर फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जिसने उन्हें डोर्नियर्स पर हमले करने की अनुमति दी। हालांकि ऐसी आक्रामक तकनीकें हरिकेन्स के लिए उतनी ही खतरनाक थीं जितनी कि धीमे बॉम्बर्स के लिए। फ्लाइंग अधिकारी टॉम हिग्स जब एक डोर्नियर पर हमला कर रहे थे, तब उनके पंख ने जर्मन विमान को छू लिया, जिसके कारण दोनों अंग्रेजी चैनल में गिर गए। उनका शरीर 1 महीने से अधिक समय तक नहीं मिलेगा जब वह अधिकृत डच तट पर धुल जाएगा। रैफ बेंटली प्रायोरी में डॉडिंग विकसित हो रही चित्र को देख रहे थे और बेहोश महसूस कर रहे थे जब वे स्क्वाड्रन की गतिविधियों का अपडेट देख रहे थे। अब 5 स्क्वाड्रन चैनल के ऊपर लड़ाई में समर्पित कर दिए गए थे और रेडियो उत्साहित जयकारों और डरावनी चीखों से भर गए थे। हंगामे में दोनों पक्षों की संगठनात्मकता टूट गई, जिससे पायलट्स को अक्सर खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया जाता था। पायलट अधिकारी बॉब डो ने अपने स्पिटफायर को अचानक उसके पीछे और सामने के BF 109 से हिट होते हुए पाया, जिसने उसे नुकसान पहुंचाया और विमान छोड़ने पर मजबूर किया। बाहर आते ही उसने अपने 2 हमलावरों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। नीचे चैनल में जहाजों के काफिले के चारों ओर बम अपने लक्ष्यों को चूकने पर ऊंचे जल के धार ऊपर भेजे गए थे। हालांकि उन्होंने बमबारी करने वालों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जैसा चाहा था। RAF योद्धाओं ने शिकार को हिट करने की क्षमता को बर्बाद कर दिया। युद्ध के अंत तक RAF ने केवल अपने 6 विमानों के बदले 13 जर्मन विमानों का दावा किया, जिसका मारहानि अनुपात 2 से 1 से अधिक था। जो स्क्वाड्रन इसे विजय के रूप में देख रहे थे, उनके लिए यह खुशी का कारण था। हालांकि डॉडिंग के लिए विजय कड़वी मीठी थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। लगभग 750 संचालनीय लड़ाकू विमानों के साथ 2700 जर्मन युद्ध विमानों की सेना का सामना करते हुए यदि फाइटर कमांड को ब्रिटेन के युद्ध की जीत की कोई उम्मीद थी, तो ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को भविष्य में 2 गुनी मार करनी होगी, अन्यथा साधारण अपचय के माध्यम से वे हार में कम हो जाएंगे। लेकिन चैनल पर युद्ध केवल उस दिन का एकमात्र जर्मन हमला नहीं था। लुफ्तवाफे ने वेल्श पोर्ट सिटी स्वानसी पर एक चतुर दीर्घ क्षेत्रीय हमला भी किया था, ब्रिटिश द्वीपों के दक्षिण में उड़ते हुए पश्चिम से हमला करने के पहले। 70 जर्मन बम्बरों ने ब्रिटिश रक्षा को चौंका दिया। बंदरगाह में जहाजों, बारूद की फैक्ट्री और महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को बर्बाद करके 30 लोगों की मौत का कारण बने। हमले की आश्चर्यचकिती की वजह से क्षेत्र में हर RAF विमान को उन्हें रोकने के लिए उड़ान भरने के लिए तत्पर किया गया, जिसमें विंग कमांडर आयरा जोन्स का एक हॉकर हेनले लक्ष्य टग भी शामिल था, जो पहले विश्व युद्ध का वीरान और स्वयं एक वेल्शमैन था। हथियारबंद सिग्नल फ्लेयर के साथ उन्होंने जर्मन जंकर्स Ju-88 का पीछा करके उस पर बम्बर पर फायर किया, आग लगाने की आशा में, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। स्वानसी पर हमला ने जर्मनों की चतुराई और फाइटर कमांड के संसाधनों पर तनाव को उजागर किया। गुरुवार 11 जुलाई को लुफ्तवाफे ने फिर इंग्लिश चैनल के शिपिंग पर हमला किया, RAF के अधिक फाइटर विमानों को जंग में खींचने की आशा के साथ। लेकिन डॉडिंग ने बैट नहीं ली और उन्होंने अपने विमानों को कम जोखिम में वितरित करने की योजना को बनाए रखा, जानते हुए कि वे बहुसंख्यक जर्मन बनाम एक लंबी लड़ाई में नहीं फंस सकते। RAF फाइटर ने जर्मन गठबंधनों पर उच्च गति के हमले करने का साहस दिखाया, नीचे शिपिंग पर बम गिराने की उनकी क्षमता को जितना संभव हो सके बाधित करने का प्रयास करते हुए मारने के बजाय। फिर भी RAF फाइटरों ने अपने हर एक खोने वाले के लिए 2 से अधिक मारे। खराब मौसम ने लुफ्टवाफे की कार्यवाहियों को आगामी दिनों में बाधित किया, पर वे जल्दी बलपूर्वक वापस आए और डोवर के जल संधि RAF को हेलफायर कॉर्नर के रूप में जाने लगे। लुफ्टवाफे फाइटर पायलट चैनल पर अपने विपरीतों को नष्ट करने की ठान के साथ घूमते हैं, फाइटर कमांड को उन पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। फिर भी RAF पायलटों को उन्हें सम्मिलित न करने के निर्देश दिए गए हैं। बमबाज विमान क्षति करते हैं, इसलिए ब्रिटिश विमान BF 109 की कम दूरी को जानकर लड़ाकू विमानों से मुंह घुमा देते हैं, जिससे वे पीछा नहीं कर सकते।
इस समय पर ही फाइटर कमांड ने अपने अधिक विवादास्पद कार्यों में से एक करना शुरू किया। बड़े लाल क्रॉस वाले जर्मन समुद्री विमानों को युद्ध के बाद अपने गिरे हुए वायुसैनिकों को उठाते हुए देखा गया। आरएएफ ने इन बचाव विमानों को बिना परेशान किए यह मानते हुए छोड़ दिया कि वे गिरे हुए आरएएफ पायलटों को भी उठाते हैं। जल्द ही समझा गया कि उन्हें रोकने वाला कुछ नहीं था। जब भी वे काफिले देखते उनकी स्थिति की जानकारी देते, इसलिए आदेश उन्हें गिराने के लिए दस्तों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। जैसे जैसे ब्रिटेन का युद्ध बढ़ा, नंबर आरएएफ डक्सफोर्ड में स्थित 19 स्क्वाड्रन को वह मिलने लगा जिसकी उम्मीद थी कि यह स्पिटफायर जर्मन बम्बरों के खिलाफ घातक प्रहार देगा। युद्ध से पहले की चेतावनी के अनुसार स्पिटफायर और हरिकेन की 8 ब्राउनिंग मशीन गनें उतनी क्षति कर नहीं पा रही थीं जितनी उम्मीद की गई थी, जिससे पायलट्स को अपने लक्ष्यों के निकट जाने के लिए बाध्य किया गया था, जहां गोलियों की ऊर्जा का प्रभाव अधिक था। लेकिन यह जर्मन रक्षात्मक गनर्स के खतरे को बढ़ाता था। इस प्रकार कुछ ब्राउनिंग्स और स्पिटफायर्स को हिस्पैनो 20 मिमी कैनन के साथ बदलने का परीक्षण शुरू हो गया था। 19 स्क्वाड्रन को युद्ध में आजमाने के लिए कहा गया। दुखद है, प्रारंभिक परीक्षण निराशाजनक थे। स्पिटफायर का पंख बड़े हथियार के लिए डिजाइन नहीं था, इसलिए तोप को तिरछा लगाना पड़ा, जिससे यह जाम होने के प्रति संवेदनशील बन गया, खासकर जब यह कुत्ते की लड़ाई में हिंसा से झुलसता था। फिर भी एक तोप सशस्त्र स्पिटफायर का वादा इतना था कि सुपरमरीन तेजी से नया हथियार माउंट डिजाइन करने लगा। लेकिन इस बीच स्पिटफायर अपनी 8 ब्राउनिंग गन के साथ उड़ान भरते रहे। हरिकेन के समान समस्या का सामना करते हुए हॉकर अपने योद्धा के लिए एक नई यूनिवर्सल विंग पर त्वरित काम कर रहे थे। इसका लक्ष्य 4 20 मिमी कैनन था, परंतु बैकअप के तौर पर नई विंग 12 ब्राउनिंग्स भी समर्थन कर सकती थीं, जो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक थीं। दोनों के उदाहरण योजनाबद्ध हैं, लेकिन सितंबर तक तैयार नहीं होंगे। इस बीच जर्मन भी अपने प्रसिद्ध डाइव बॉम्बर जंकर्स जू 78 स्टूका को कारवां के खिलाफ उपयोग कर रहे थे। जर्मन की हवाई सर्वोच्चता के साथ यूरोप में ये काफी धीमे एकल इंजन वाले हल्के बम्बर उनकी डाइव करने, ढलान वाली और बम को कार जैसे छोटे लक्ष्यों पर रखने की क्षमता के लिए एक भयानक प्रतिष्ठा बनाई, जो समतल बमबारी तकनीकों का उपयोग करके सोचना असंभव था। इसलिए उन्हें चैनल में जहाजों को हिट करने में सफलता मिलनी चाहिए थी। लेकिन ब्रिटिश बहुत बार उनके हमलों के लिए तैयार थे, जैसे कि जुलाई 12 का एक स्टुकास की उड़ान ब्रिटिश जहाजों पर हमले की तैयारी में अचानक ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के हमले के नीचे आ गई, जो सूरज के नीचे से डाइव करके उन्हें काटना शुरू कर दिया। बीएफ 109 के भारी एस्कॉर्ट के बावजूद 9 जर्मन विमान नष्ट कर दिए गए, जिसने स्टुका की ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के प्रभावशाली होने की कमजोरी को उजागर किया, जबकि केवल 3 आरएफ विमान खो गए। जुलाई के अंतिम दिनों में जर्मन पायलटों की घटनाओं के प्रगति से उनकी चिढ़ और भी बढ़ती गई। खराब मौसम ने लुफ्तवाफे के हमलों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया और ब्रिटिश बंदरगाहों में घुसपैठ के लिए जब भी हमले होते थे तो ब्रिटिश ने अपने तेज हिट एंड रन शैली के हमले को जारी रखा, संभवतः जब भी लड़ाई में फंसने से इनकार किया। जर्मन यह सोच रहे थे कि ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को उनका स्थान कैसे पता चलता है। हमेशा लगता था कि वे उनका इंतजार कर रहे हैं, बमबारी की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं, उच्च गति हमलों के लिए तैयार। बेशक उत्तर था चेन होम रेडार और डॉडिंग की सूक्ष्म आदेश धारा, लेकिन ये तथ्य गोरिंग पर खो गए थे, जिन्होंने अभी तक इसके महत्व को समझा नहीं था। हालांकि वह बदलने वाला था। अगस्त महीने की आगमन ने हिटलर की योजनाओं के लिए लुफ्तवाफे के प्रमुख पर अधिक दबाव डाला। फ्रांस की हार के बाद लुफ्तवाफे और जर्मन सशस्त्र बलों के कुछ सदस्यों ने माना कि युद्ध खत्म हो गया है और कई इकाइयां छुट्टी के लिए जर्मनी भेजी गई। अब उन्हें पश्चिमी यूरोप और स्कैंडिनेविया के आरएएफ बेसों से उड़ान भरने के लिए वापस बुलाया जा रहा था। 5 अगस्त को लुफ्तवाफे ने राइनहार्ड सेलर जैसे स्टार को खो दिया, जिन्होंने स्पेनिश नागरिक युद्ध और फ्रांस के युद्ध में कुल 11 किल किए और स्पिटफायर्स के हमले में घायल हो गए, जिसके चलते उन्हें वर्ष के बाकी भाग को ठीक होने में बिताना पड़ा। उसी दिन हिटलर ने गोरिंग को सी लायन की शुरुआत के लिए ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर लुफ्तवाफे की कार्यवाहियों का विस्तार करने के लिए निर्देश दिया, जिसे गोरिंग खुशी खुशी करने के लिए तैयार थे। इस बीच
काफिलों पर हमले जारी रहे। 8 अगस्त को अब तक का सबसे बड़ा काफिला 9 डोवर संदर्भ के माध्यम से खुले समुद्र की ओर अपना रास्ता बना रहा था। जर्मन हाई स्पीड ई बोट्स के पहले हमले के बाद अब स्थिति को समाप्त करने के लिए स्टुकास को BF 109S की सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा था। हालांकि जर्मनों को फिर से नंबर के हैरिकेन्स के हमले का सामना करना पड़ा। 145 स्क्वाड्रन ने सफलतापूर्वक जर्मन व्यूह को तोड़ दिया। दिन के बाद में स्टुकास फिर से आए। इस बार उनके पास BF 109S और BF 110 दोहरी इंजन वाले लड़ाकू विमानों की बड़ी एस्कॉर्ट थी। पायलट अधिकारी डेविड क्रुकनम 609 स्क्वाड्रन के पायलट अधिकारी डेविड क्रुक ने अपनी किताब स्पिटफायर पायलट में घटनाक्रम को याद किया। हमने बोर्नमथ से 12 मील दक्षिण में स्थित कारवां की ओर दिशा निर्धारित की। मैं कारवां से लगभग 5 मील दूर था और दुश्मन के बहुसंख्यक लड़ाकू विमान देख रहा था, जो मक्खियों की भीड़ की तरह दिख रहे थे, जैसे जाम के एक बर्तन के चारों ओर गुंजाइश कर रहे हों। उनके नीचे डाइव बॉम्बर विमान जहाजों पर डाइव कर रहे थे और उनके बम पानी पर लगने के बाद बड़े फव्वारे का उछाल रहे थे। मुझे दिखा कि 1-2 जहाज पहले ही आग में हिट हो चुके थे। एक हरिकेन स्क्वाड्रन ने उसी क्षण दुश्मन विमानों पर हमला किया, जो तुरंत विभाजित हो गए और व्यक्तिगत युद्ध शुरू हो गए, जो आकाश का एक विस्तृत क्षेत्र ढक गए। 8 अगस्त को अब तक की लड़ाई की सबसे क्रूर लड़ाई होगी। दिन के अंत तक दोनों पक्ष घर लौटे, खून और चोट के साथ। रेफ की प्रयासों में बावजूद काफिला ने 7 जहाज खोए और 13 को जर्मन बमों से क्षति हुई। जर्मनों ने अपनी परेशानी में RAF के 19 के बदले 31 विमान खो दिए। 11 अगस्त को जर्मन विमानों ने पोर्टलैंड डॉर्सेट के तेल टैंकों पर हमला किया। डेविड क्रूक उस दिन फिर से कार्य में थे। हम नीचे गए दुश्मन की व्यवस्था पर तीव्र गति से। जैसे ही हम पास पहुंचे, हम अलग हो गए और प्रत्येक पायलट ने अपना लक्ष्य चुना। मैंने देखा कि एक BF 110 मेरे सामने से गुजर रहा था। मैंने करीब 0 रेंज पर एक झोंका चलाया। उसके पोर्ट इंजन से काला धुआं निकलकर वह दाहिने मुड़ और ठप हो गया। मैं बाद का संक्षेप नहीं देख पाया क्योंकि मैंने उसके पोर्ट विंग से बाल बाल बचा। ये इतना करीब से चमका कि मैंने खुद को झुका दिया। अनजाने में क्रूक और साथियों का पोर्टलैंड पर हमला और चैनल में एक और काफिला ब्रिटेन लड़ाई के चरण 1 का समापन और नई शुरुआत का संकेत देगा। अगले दिन के लिए गोरिंग लुफ्तवाफे का पूरा भार फाइटर कमांड के खिलाफ फेंकने वाले थे। अब तक उन्होंने RAF की सफलता के लिए रडार संस्थापनाओं के महत्व को समझ लिया था और इसलिए उन्होंने डोवर, पेवेंसी, राय और केंट में डंकर्क में रडारों को नष्ट करने के लिए एक बल भेजकर उन्हें इस लाभ से वंचित करने का फैसला किया। 12 अगस्त का मौसम लुफ्तवाफे के लिए अनुकूल था, इसलिए ब्रिटिश रडार संचालक उन्होंने अपनी स्क्रीन पर जर्मन विमानों की आशा की थी। पेवेंसी में BF 110 ने 1102 पाउंड बम ले जाने के द्वारा सतही डाइविंग हमलों को चौंका देने वाले ढंग से किया, जिससे रडार टावर, इमारतें, ट्रक और बिजली की तारों को काट दिया गया। दृश्य को और भी स्थलों पर दोहराया गया। फाइटर कमांड के रडार कवरेज में छेद किए गए, जिससे डॉर्डिंग नियंत्रकों को रॉयल निरीक्षक कोर पर अधिक निर्भर होना पड़ा। यह चिंताजनक था, देखते हुए कि वे अब तक रडार स्थलों पर कितना निर्भर थे। 1145 घंटे पर स्टुकास की एक बल को टेम्स एस्टुअरी के मुंह में शिपिंग पर हमला करने के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश के लिए आकस्मिक रूप से फोरलैंड रडार स्थान सुबह के हमलों से बच गया था। RAF हॉर्नचर्च और RAF बिगिन हिल से लड़ाकू विमानों को संपर्क करने के निर्देश दिए गए। एक रडार स्थल ने लगभग समय में 200 जर्मन बम्बरों की एक बड़ी दल को पहचाना, जो ब्राइटन के दक्षिण उड़ रहे थे। वे पोर्ट्समथ के महत्वपूर्ण रॉयल नेवी बेस और अन्य औद्योगिक लक्ष्यों जैसे वुलस्टन में स्पिटफायर निर्माण कारखाना पर हमला करने जा रहे थे। वेंटनो रडार स्थान पर BF 110S और जू 88 बम्बर ने हमला किया, जिसका तत्काल हरिकेन और स्पिटफायरों ने प्रतिकार किया। दुर्भाग्य से ब्रिटिश लड़ाकू विमान ने जर्मनों को रडार साइटों को नष्ट करने से रोकने में विफल रहे, जिससे डॉडिग और भी अधिक अंधेरे में चला गया। RAF अक्सब्रिज पर 11 समूह के मुख्यालय में ध्यान से देखा जा रहा था, जब इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व का एक बड़ा नक्शा महिला सहायक वायु सेना के सदस्यों द्वारा अपडेट किया जा रहा था। युद्ध लड़ाकू कमांड की ओर आ रहा था। जर्मन बमबारी विमान ब्रिटिश बेसों की ओर बढ़ रहे थे।
आरएफ मैनस्टन पर लगभग 1325 घंटे पर स्पिटफायर्स नंबर के लिए हमला हुआ। 65 स्क्वाड्रन बम के विस्फोट में पेट्रोल के लिए हवाई हो रहे थे। आरएएफ हॉर्नचर्च और आरएएफ रॉचफोर्ड से आरएएफ लड़ाकू विमान जो खुद हमले के अधीन थे, अपने साथियों का सहयोग करने के लिए उड़ान भरने के लिए तत्पर थे। दुर्भाग्यपूर्णतः आरएएफ की प्रतिक्रिया सुस्त थी और अधिकांश बमबाज ने बोझ गिरा दिया था जब तक उन्हें बचाव विमानों ने निशाना बनाया। जर्मनों ने 10 बमबाज, 5 बीफ-110 और एक बीएफ-109 को 11 आरएएफ विमानों के बदले खो दिया। लेकिन जमीन पर हुए नुकसान ने ब्रिटिश नेतृत्व को हिला दिया। मैनस्टन ने पोर्ट्समथ की तरह गहरा प्रहार सहा, जहां 100 से अधिक नागरिक जर्मन बमों से मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार रडार साइटों पर हुआ। मरम्मत काम तत्काल प्रारंभ हो गए और कुछ घंटों में ही आकाश की जमावट करने में सक्षम हुए, जो दिए गए सजा को देखते हुए एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। लेकिन वेंटनर जैसे अन्य 72 घंटे के लिए काम से बाहर थे, जिस समय में उनकी हाथड़ी से जरूरत पड़ती, क्योंकि यह केवल शुरुआत थी। हिटलर की मूल लक्ष्य तिथिसी लाइन की शुरुआत नजदीक आ रही थी और स्पष्ट हो रहा था कि उनकी सेनाएं चैनल को पार करने के लिए तैयार नहीं थीं। यहां तक कि यदि हम आरएएफ की ताकत को नजरअंदाज कर दें तो भी पार करने की तैयारियां अधूरी थीं, जैसे कि समग्र योजना का अंतिम विवरण। इसलिए उन्होंने बेचैनी से सितंबर की शुरुआत की तारीख को 2 सप्ताह पीछे कर दिया। इस बीच गोरिंग और लुफ्टवाफे ने आरएएफ के खिलाफ महत्वपूर्ण हमला शुरू किया, जिसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के सभी आरएएफ लड़ाकू आधारों का नष्ट होना और हमलावर क्षेत्रों पर वायुयान अधिकार था। 12 अगस्त के हमले सिर्फ तैयारी का काम साबित होंगे, क्योंकि अगले दिन ग्योरिंग की लुफ्टवाफे को जोरदार कार्रवाई में ले जाने का आदेश दिया गया था। लगभग 1400 विमान, जो उस समय तक इतिहास की सबसे बड़ी वायुसेना थी, एक ही दिन में फाइटर कमांड के आधारों के खिलाफ लड़ने के लिए थे। एक दिन जिसे ग्योरिंग अल्दरताग या ईगल डे कहेंगे। अगले सप्ताह के दौरान बढ़ती हुई ताकत के साथ, अनुसरण हमलों के साथ, ग्योरिंग और उनके स्टाफ अत्यंत आत्मविश्वासी थे कि 20 अगस्त तक उनके महान हमले के साथ दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के ऊपर उड़ने वाले केवल विमान स्वास्टिका ले जाएंगे। हालांकि ग्योरिंग को यह अनजान था कि योजना में पहले से ही दरारें बन रही थीं। सबसे पहले लुफ्टवाफे खुफिया ने फाइटर कमांड की ताकत और ब्रिटिश क्षमता को खोए हुए विमानों को बदलने का अनुमान बहुत कम कर दिया था। उन्होंने ग्योरिंग को बताया कि आरएएफ के पास 400 से कम संचालन योग्य लड़ाकू विमान बचे हैं, जबकि वास्तव में वास्तविक संख्या इसके दोगुनी थी और लॉर्ड बीवरब्रुक की योजनाओं के कारण छोटी पर स्थिर प्रवाह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आरएएफ की कमांड संरचना मानी। इतनी कठिनाई है कि एक बार हमला शुरू होता है तो पूरी तरह से विफल हो जाता है, अर्थात ब्रिटिश प्रतिक्रिया नहीं होगी। चैनल के दूसरी ओर ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने कई संचारों को रोका, जिससे उन्हें सूचना मिली कि एक प्रमुख हमला आने वाला है। लुफ्तवाफे के उड़ान भरने पर जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि उनकी अस्पष्ट और असमर्थ कमांड संरचना पायलटों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही थी। मौसम के बदलने के कारण जर्मनों ने हमले को रद्द कर दिया, हालांकि कई विमान पहले से ही उड़ चुके थे। इस प्रकार एक समूह बीफ-110 जो बम्बरों का पता नहीं लगा सके, जिन्हें वे सुरक्षा के लिए ले जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वे बेस पर वापस आ चुके थे। वे चैनल के ऊपर जा रहे थे, जिसे वे उपयोग कर सकते थे, लेकिन बजाय इसके वे ब्रिटिश योद्धाओं द्वारा हमले का शिकार हो गए, प्रक्रिया में अपनी कई संख्या खो दी। उसके अतिरिक्त जर्मन बम्बरों ने वायुसेना पर हमले किए, ईस्ट चर्च और शियरनेस में क्षेत्रों में फाइटर सुरक्षा के बिना। एक गलत संचार की वजह से निरीक्षक कोर के हिस्से पर पूरी तरह से नष्ट होने से बच गए थे। दोपहर के लॉन्च के बाद जर्मन आर्मडा चैनल पर ट्रैक किया जा रहा था, बचे हुए रेडार स्टेशनों द्वारा और रॉयल निरीक्षक कोर के सदस्य। लुफ्तवाफे फाइटर बल ने बॉम्बर्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बर समूह के अग्र में उड़ान भरी। उद्देश्य था आरआईएफ रक्षकों को लड़ाई में शामिल करना, जहां उन्हें नष्ट किया जा सकता था। दिन के अंत में बॉम्बर्स को अपने लक्ष्य मिल गए। दुर्भाग्य से डॉडिंग की अडान पर आरआईएफ फाइटर पायलट्स ने उनसे बातचीत से इनकार कर दिया। उनकी बजाय वे बॉम्बर्स का इंतजार कर रहे थे। खराब मौसम ने जर्मन बॉम्बर्स की लक्ष्य खोजने की क्षमता प्रभावित की
जिससे कई नागरिक हवाई अड्डे, जिसमें भावी हीथ्रो एयरपोर्ट भी शामिल है, गलती से हिट हुए। अन्य बॉम्बर्स ने अपने माध्यमिक लक्ष्यों जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों पर हमला कर बहुत क्षति पहुंचाई। हालांकि लुफ्तवाफे की खुफिया विभाग ने बॉम्बर क्रू को असफल किया। ऐसा क्योंकि जिन लक्ष्यों पर हमला हुआ था उनमें से अधिकांश का लड़ाकू कमांड से कोई संबंध नहीं था, जैसे RAF डेटलिंग पर स्टुका हमला, जिसमें केवल तटीय कमांड पेट्रोल बॉम्बर्स का समूह था, लड़ाकू तत्व नहीं थे। हवा में RAF के लड़ाकू विमान बॉम्बर्स के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखते थे। RAF के लड़ाकू विमानों को संभवतः अधिक समय तक जमीन पर रखा गया, अधिकतम होने के लिए। जर्मन आर्माडा से उलझने के लिए ईंधन। 13 RAF विमान दिन के अंत तक खो गए थे, परंतु उन्होंने 47 जर्मन विमानों को नष्ट किया। इसके अलावा जर्मन हमले ने लड़ाकू कमांड की संचालन में कम बाधा डाली थी। फिर भी अविश्वसनीय रूप से गोरिंग शुरुआत में इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे थे कि RAF अभी भी खड़ा है। उन्हें अपने पायलट की रिपोर्टों से और प्रोत्साहित किया गया था, जो उन्हें यह मानने में सहायता करती थीं कि दिन की संलग्नताओं के दौरान 70 RAF विमानों को गिराया गया था। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से एक अत्यधिक अनुमान था। RAF ने भी अपनी सफलता का अत्यधिक अनुमान लगाया था, जिसने किसी न किसी तरह से मनोबल पर बड़ा प्रभाव डाला। दिन के हमले केवल हवाई अड्डों या दक्षिण पूर्व इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं थे। शाम को जर्मन बॉम्बर बलों ने बर्मिंघम और बेलफास्ट के विमान निर्माण कारखानों पर हमले किए। वहीं दक्षिण वेल्स और अबरडीन के औद्योगिक लक्ष्यों पर भी हमले किए गए, लेकिन क्षति सीमित रही। पूरे दिन जर्मन आर्माडा को कठोर प्रतिरोध मिला, लेकिन लुफ्तवाफे खुफिया ने गोरिंग को यह सुनिश्चित किया कि RAF को काफी क्षति पहुंचाई गई थी। हालांकि वास्तव में ऑल्डरटैग एक निरा विफलता थी। हालांकि गोरिंग का हमला अब तक खत्म नहीं हुआ था। 14 अगस्त को RAF नॉर्थ वील्ड के नंबर 150 एक स्क्वाड्रन ने हरिकेन के साथ एक डोर्नियर DO-17 को नष्ट करने के लिए उड़ान भरी, जो रेकी मिशन पर था। प्रक्रिया में हरिकेन बम्बर का एक रक्षात्मक गनर खो दिया गया। जब फाइटर कमांड दुश्मन बलों की खबर की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उनमें से कुछ भी RAF मानस्टन के बाहर नहीं थे, जो हमले के 2 दिन पहले वहां होने वाले नाटक के बारे में जानते थे। अब मानस्टन म्यूटिनी के रूप में याद की जाने वाली एक समूह कच्चे भर्ती। पिछले जर्मन हमले से प्रभावित लोगों ने खुद को भूमिगत आश्रय में बंद कर दिया और वे बाहर आने से इनकार कर रहे थे। 1140 घंटे पर रडार स्टेशनों ने फ्रांस के कैलिस में बड़ी फॉर्मेशन का निर्माण होते हुए देखा। 4 फाइटर कमांड स्क्वाड्रन, हरिकेन और स्पिटफायर के 2-2 स्क्वाड्रन तत्पर किए गए और जर्मन डोवर की ओर बढ़ने पर RAF तत्पर हो गया उन्हें रोकने के लिए। रॉयल निरीक्षक कोर ने दूरबीन से 80 Ju-57 स्टुकास की पहचान की, जो Bf-109S के साथ और बाद में Bf-110 की एक बल से जुड़े थे। दोपहर में RAF के विमानों ने स्टुकास और उनके एस्कॉर्ट्स से मुकाबला किया। हालांकि Bf-110 ने हेलफायर कॉर्नर की लड़ाई छोड़कर मानस्टन पर निचले स्तर पर बम डालने में सफलता पाई, जो जर्मन स्तरीय बमबारी विमानों से अधिक सटीक थे। ब्रिटिश गनर्स ने तेजी से कार्रवाई की और Bf-110 में से एक को हिट करके उसे नीचे गिरने का कारण बने। दोपहर में RAF मिडल वॉलोप को ही 111 की मिश्रित सेना और Ju-88 द्वारा हमला का सामना करना पड़ा, जिसने हवाई अड्डे पर हल्का डाइव हमला किया और फिर अपने हथियार बे से बड़ा ग्लाइड बम छोड़ा। जैसे ही बमबारी ने एक हैंगर पर हमला किया, वह और आसपास के कई भूमिकर्मियों को नष्ट करने लगी। हालांकि ब्रिटिश प्रतिशोध तेज था, जैसे स्पिटफायर। 609 स्क्वाड्रन का एक विमान जर्मन बमबारी का पीछा करते समय हवाई होने की कोशिश करते हुए एक गोलीबारी से प्रहारित हुआ और पृथ्वी पर गिर गया, जिसमें बोर्ड के 4 कर्मियों की मृत्यु हुई। एक बार फिर RAF ने लुफ्टवाफे को एक दिन के लिए हराया लगता है, परंतु डाउडिंग संदिग्ध थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ग्योरिंग इन बेतरतीब हमलों से क्या हासिल करना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि ग्योरिंग के अनुसार RF गिरने वाला था। उनके महान हमले का 3रा दिन शुरू हो रहा था। यह अब तक सबसे बड़ा था। निश्चित रूप से लगभग कुचल दी गई RAF उनकी शक्ति के खिलाफ गिर जाएगी।
अगली बार जब हम ब्रिटेन के युद्ध की कहानी जारी रखेंगे, फाइटर कमांड के अपने निम्नतम स्तर तक पहुंचने पर एक अनोखा मोड़ आएगा जो सिर्फ युद्ध नहीं, दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है।